हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है, जो कि है चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हम समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैसे समझकर अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक को समझ सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज मार्केट प्राइस से कैसे डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले हम द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस बुक में अलग-अलग सेक्शंस में बहुत सारी चीजों को कवर किया गया है। जैसे पहला सेक्शन था द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट की जो जो दुनिया है उसमें क्या-क्या टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैसी होती है, उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। जैसे इसमें आपने बहुत बार सुना कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट, कैश फ्लो, पीई, आरओई, इन सारी चीजों को के बारे में बात किया गया था। लेकिन इनको डिटेल में कहीं पे भी नहीं बताया गया, डिटेल में हम नहीं समझ पाए। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उनमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। जैसे अगर बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में बताया गया है कि जो बुल मार्केट या बियर मार्केट होता है, वो कैसे आता है, कोई बबल्स कैसे होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं और कैसे अलग-अलग देशों में बियर मार्केट आया और वो कौन-कौन सी टेक्निक्स थी जिसे उस देश ने अपनाया और उस बियर मार्केट से निकले, किस तरह से बुल मार्केट ने उनकी इकोनॉमी को ग्रो किया, इन सारी चीज़ों को सेक्शन बी में कवर किया गया है। वहीं पे सेक्शन सी में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आरओई, पीई, बिज़नेस मॉडल को समझना, यानी वो हर चीज़ जो इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल की जाती है एक बिज़नेस को, एक कंपनी को समझने के लिए, वो उन सारी चीज़ों को कवर किया गया। इस तरह से अलग-अलग सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट के हर एक चीज़ को कवर किया गया है। एंड में एक कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया गया है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट के हर एक पहलू को देखें, हर एक चीज़ को देखें, तो इस बुक में कवर किया गया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पिछले 9 वीडियोज़ में नहीं समझ में आए हैं, तो वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगे। जो ज़रूरी चीज़ है वो है इस चैनल पे बने रहना। यानी आप इस चैनल पे बने रहिए और आप देखते रहिए चैप्टर बाय चैप्टर जो थॉटफुल इन्वेस्टर बुक है उसके रिव्यूज़ को। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस जनरली फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी किसी न्यूज़ की वजह से, कभी किसी इवेंट्स की वजह से, कभी इन्वेस्टर के सेंटिमेंट की वजह से, कभी इकोनॉमिकल किसी चीज़ की वजह से, कभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आ गया उसकी वजह से, यानी बहुत सारी चीज़ों की वजह से मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। वहीं पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी उस कंपनी का जो रियल वैल्यू है, वो इन सारी छोटी-मोटी चीज़ों से फ्लक्चुएट नहीं करता है। यानी वो हर डे ऊपर नीचे नहीं होता है। अब समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। अगर बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है किसी स्टॉक का या किसी कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यूज़ है। यानी उस कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो फ्लक्चुएट नहीं करता है किसी भी सेंटिमेंट की वजह से। तो वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ होती है कि रियल वैल्यूज़ क्या होता है? रियल वैल्यू में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? तो चलिए उनको एक-एक करके समझते हैं। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है, किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, इसको समझते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में जो सबसे पहले आता है वो है एसेट्स। यानी उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। अब एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल, एक नॉन टेंजिबल। टेंजिबल मतलब फिजिकल एसेट्स और नॉन टेंजिबल मतलब जो फिजिकल एसेट्स नहीं है। यानी अगर बात करें फिजिकल एसेट्स की, तो उनमें आते हैं प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी। वहीं पे जो नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं, उसमें आता है ब्रांड, पेटेंट, ट्रेडमार्क। यानी ये सारी चीज़ें कंपनी का एसेट्स होता है। आगे बात करें अगर इंट्रिंसिक वैल्यू में जो रियल वैल्यूज़ है उसका, तो वो है इन अर्निंग पोटेंशियल्स। यानी वो कंपनी जितना भी इन्वेस्ट कर रही है, उससे कितना अर्न कर रही है, कितना प्रॉफ़िट कर रही है या फ्यूचर में वो कितना अर्न करेगी। ये होता है उसका अर्निंग पोटेंशियल। और इसे समझने के लिए हम हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि वो कंपनी कितना पैसे खर्च कर रही है, उससे उसको कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, यानी उसको कितने प्रॉफ़िट हो रहा है। यानी जो नेट इनकम है उस कंपनी का वो कितना हो रहा है।
तो ये आते हैं अर्निंग पोटेंशियल्स पे, यानी उस कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल क्या है, वो किस उसके पे क्या पोटेंशियल है, वो किस तरह से अर्न करेगी अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ों से इफ़ेक्ट होती हैं, तो उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अर्निंग पोटेंशियल्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। जैसे अ, मार्केट डिमांड से, यानी जो कंपनी जिस भी प्रोडक्ट को बना रही है, उसका मार्केट में क्या डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो उसका अर्निंग जो पोटेंशियल है, वो हाई हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम है, तो अर्निंग लो होगी। आगे ट्रेंड की वजह से, यानी अगर उस प्रोडक्ट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा उसे ले रहे हैं, अभी हर जगह उसी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इससे भी कंपनी का जो अर्निंग पोटेंशियल है, वो बढ़ता है। कॉम्पिटिशन्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है, उसकी क्वालिटी किस तरह से है, वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती है, इससे भी इफ़ेक्ट होता है अर्निंग पोटेंशियल्स। इकोनॉमिक कंडीशन, कोई इकोनॉमिकल कंडीशंस मतलब कुछ इकोनॉमिकली कुछ कंडीशंस आ गए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, यानी अर्निंग पोटेंशियल इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। तो जब भी आप अर्निंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करो, तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला होता है बिज़नेस मॉडल, यानी उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है? क्या वो प्रोडक्ट्स यूनिक्स है? जो प्रोडक्ट बना रही है उसपे उसके कितने लागत आ रहे हैं? उसपे कितनी प्रॉफिट्स हो रही है? ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो होता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वो कंपनी किस तरह से फाइनेंशियली परफ़ॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस। वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है, यानी कि वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, उसका आरओई क्या है, उसका जो कैश फ्लो है उस कंपनी में वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में कवर। तो बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कोई कंपनी कितना कैश उसके पास है। यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसे कंपनी बेचती है, तो उसपे ₹20 का प्रॉफ़िट होता है। लेकिन जो ₹20 में उसमें से उसके पास सिर्फ़ ₹10 आए और ₹10 जो है वो उधार में रह गए। यानी कि जो कैश के रूप में उसके पास पैसे आए, जो कैश आया वो सिर्फ़ ₹10 है। तो यहाँ कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो भी कैश जो कंपनी के पास उपलब्ध है, अभी है, वो होता है कैश फ्लो। और कैश फ्लो ही मदद करता है उस कंपनी को ग्रो करने में, यानी जो भी कैश कंपनी के पास होती है, उसे वो अपने कंपनी को ग्रो करने में इस्तेमाल करता है। अगर उसपे कोई डेट है, तो उसे क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर उसके बाद भी कैश बचते हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है। यानी अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए। तो किसी कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो वैरी नहीं करता है बहुत सारी चीज़ों से। तो अगर इसे समझ के हम बात करें कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ रहे हैं। अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उस समय के मार्केट प्राइस के कंपेयर में ज़्यादा है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है और जो स्टॉक प्राइस है वो कम है। यानी इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की वैल्यू के कंपेयर में जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, वो कम पैसे में है। तो उस समय ये समझना चाहिए कि वो यानी कि वो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। उस समय पे हम उस कंपनी में उसके स्टॉक को खरीद कर उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपने पोटेंशियल अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो जो रियल एस्टेट होता है उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो क्या होता है कि वो जो रियल एस्टेट है वो किस लोकेशन पे है, उसकी साइज़ क्या है, वो कमर्शियल है या रेज़िडेंशियल है, उसके आस-पास के व्यूज़ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मान लीजिए कोई रियल एस्टेट है जो ऐसी जगह पे है जो जो एरिया डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे जो उसका वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा एरिया है जैसे गाँव का एरिया हो गया या जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक रियल एस्टेट का ये सारी चीज़ें इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं। उसी तरह से बात करें अगर एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो होगा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो उसके बाद से उस
के जो ब्रांड है, वो ब्रांड उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, उसके पैटर्न्स उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। उसके बाद उसका जो अर्निंग पोटेंशियल, आप सब जानते हैं एप्पल का अर्निंग पोटेंशियल्स बहुत हाई है। उसके जो कंज्यूमर हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो कंपनी डे बाय डे अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करती है और नए प्रोडक्ट्स लाती है, जिसके कारण जो कस्टमर है उससे जुड़े रहते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उसका अर्निंग पोटेंशियल्स बढ़ते जाता है। तो ये उसके इंट्रिंसिक वैल्यू हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। आप आई होप कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात करें तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का, लेकिन एक्चुअली हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेडिक्ट करनी पड़ती हैं। इस बुक में जिस प्रोसेस का बात किया गया है, वो है जॉन बर्र विलियम कॉन्सेप्ट विलियम मेथड, यानी इस प्रोसेस के द्वारा इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना बताया गया है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने को समझने से पहले हम समझते हैं इसमें कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें हमें समझना ज़रूरी होता है डिविडेंड क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, रेसिडुअल वैल्यूज़ क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो चलिए एक-एक करके पहले इसको समझते हैं फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि किसी कंपनी के पास अगर कैश फ्लो बहुत हाई है, तो वो क्या करती है कि अपनी कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है, अपने डेट को खत्म करने के लिए इन्वेस्ट करती है। उसके बावजूद भी अगर कंपनी के पास कैश बच जाते हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर को हर साल कुछ पैसे देती है, पे करती है डिविडेंड के रूप में। यानी कुछ पैसे वो अपने शेयर होल्डर को हर ईयर देती है, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा बात करते हैं बुक वैल्यू की। अगर बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, उसमें से अगर उसके लायबिलिटीज़ को निकाल लें, तो जो बचता है वो होता है बुक वैल्यू। अब यहाँ पे जो एसेट्स की बात की जा रही है, वो जनरली टैंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी फिजिकल एसेट्स होते हैं। कुछ-कुछ कंपनी अपने नॉन टैंजिबल एसेट्स को भी बताती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी टैंजिबल एसेट्स। चलिए अब आगे सीखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक्चुअली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करना भी इतना आसान नहीं है। जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होता है, वो एग्ज़ैक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रेडिक्टेड होती हैं। जैसे इस चैप्टर में जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके जिस मेथड को बताया गया है, वो है जॉन बॉर विलियम कॉन्सेप्ट, जॉन जॉन बॉर विलियम मेथड। यानी इस मेथड के द्वारा स्टॉक के जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना सिखाया गया है। तो इसे समझने से पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स को, कुछ पॉइंट्स को जो इस इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे डिविडेंड, बुक वैल्यू, रेसिडुअल्स वैल्यू, डिस्काउंटिंग। तो चलिए एक एक करके पहले इनके बारे में बात करते हैं। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? किसी कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, मान लीजिए उसके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, उसका इस्तेमाल वो अपनी कंपनी के ग्रोथ में, अपने डेट को क्लियर करने में करती है। उसके बावजूद भी अगर कंपनी के पास कैश बच जाते हैं, तो उन पैसों को कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर ईयर कुछ पैसे पे करती है। पैसे देती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। दूसरा चीज़ बात करते हैं बुक वैल्यू की। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो कोई कंपनी के पास कितना एसेट्स है, अगर उसमें से उसके लायबिलिटीज़ को निकाल दें, तो वो होता है बुक वैल्यू। और इसमें जो एसेट्स का बात किया जा रहा है वो है टैंजिबल एसेट्स। बहुत सारी कंपनियाँ नॉन टैंजिबल एसेट्स को भी लेती है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। यानी ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है वो टैंजिबल एसेट्स को ही कवर करती है। तो ये था बुक वैल्यू। वहीं पे अगर बात करें रेसिडुअल वैल्यू की, तो रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि जिस समय पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को जिस ईयर में, उस समय पे जो स्टॉक के प्राइस है, जो करंट स्टॉक प्राइस है, वो कितना है और उसमें से हम जो बुक वैल्यू को है, उसे निकाल दें। यानी मान लीजिए कि स्टॉक का प्राइस करंट उस समय पे जो है, वो 1000 है। वहीं पे जो बुक वैल्यू है, वो 200 है। यानी जो रेसिड्यूअल वैल्यू हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर डिस्काउंटिंग की बात करें तो मान लीजिए जितना आज ₹100 है आपके पास, तो जो ₹100 का वैल्यू आज है, क्या वो फ्यूचर में उस ₹100 का वैल्यू सेम होगा? नहीं, वो धीरे-धीरे इन्फ्लेशंस की वजह से वो ₹100 का वैल्यू धीरे-धीरे कम होता जाएगा। यानी इस साल अगर ₹100 है, अगले साल हो सकता है वो ₹90 हो जाए, उसके अगले साल वो ₹82 हो जाए, 72 ऐसे मतलब धीरे-धीरे उसके वैल्यूज़ कम होते हैं। तो ये होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के लिए डिस्काउंटिंग रेट को लेते हैं, मतलब किस रेट से जो पैसे हैं वो डिस्काउंट हो रहे हैं। तो अब सीखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे
कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम इसको फंडामेंटली मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना थोड़ी आगे हम मतलब आगे के वीडियोज़ में इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो ₹10 पे कर रही है डिविडेंड के रूप में हर साल वो ₹10 अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे कर रही है। तो मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो 10 साल आने वाले 10 सालों तक वो कंपनी ₹10 डिविडेंड पे करेगी। अब यहाँ पे बात जो आती है वो कि प्रेडिक्ट करना है। अब डिपेंड करता है कि आपका प्रेडिक्शंस कितना सही है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो आप सही प्रेडिक्ट कर पाएँगे। तो वहीं पे अगर आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू को एग्ज़ैक्टली नहीं निकाल पाएँगे। तो प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी हर साल ₹10 पे करेगी। यानी कि अगर आगे 10 सालों में देखें तो डिविडेंड है वो ₹100 हो जाएँगे। लेकिन क्या हर साल जो ₹10 का वैल्यू है वो ₹10 ही रहेगी? नहीं, वो ₹10 हो सकता है अगले साल ₹9 हो जाए, ₹8 यानी हर साल बाई साल उसका जो वैल्यू है वो घटता जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए मान लेते हैं कि उसका डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% है, यानी 10% के रेट से वो हर साल ₹10 का वैल्यू घट रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले उसके प्रेज़ेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब प्रेज़ेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला होता है और उससे हम प्रेज़ेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम थ्योरेटिकली समझते हैं, आगे के वीडियोज़ में इसे हम डिटेल में भी बात करेंगे और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके बात करेंगे, तो अभी थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए उस डिस्काउंट रेट को लेकर के हम जो अभी का प्रेज़ेंट वैल्यू में उन सारे डिविडेंड का क्या वैल्यू आएगा उसको निकाल लेते हैं। यानी प्रेज़ेंट वैल्यू कितना हो गया उस पैसे का वो निकालिए। उसके बाद क्या करते हैं कि उस प्रेज़ेंट वैल्यूज़ को जो रेसिड्यूअल वैल्यूज़ होता है, उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद से जो निकलता है यानी आने वाले टाइम में आने के 10 सालों में जो भी वैल्यूज़ निकलता है रेसिडुअल वैल्यूज़ में जोड़ने के बाद वो होता है वो उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस के कंपेयर में ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है और उस समय पे हम उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइस स्टॉक प्राइस से कम है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो उस समय पे पैसा डालने का मतलब होता है कि नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे अगर इन्वेस्टर की बात करें तो बहुत सारी कंपनियाँ जैसे आईटी की कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है, फार्मा कंपनी है, इनके कैश फ्लो बहुत अच्छे होते हैं। इस वजह से जो लोग होते हैं मतलब यानी इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी होती है। कैश फ्लो अच्छा होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी होगी। तो उनका कैश फ्लो अच्छा होता है। इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी पहली चॉइस ये सारी कंपनियाँ होती हैं। वहीं पे अगर बात करें ऑयल कंपनी, गैस की कंपनी, सीमेंट की कंपनी, तो इन सारी कंपनियों में जितने भी उनके कैश होते हैं, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं या अलग-अलग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उनका कैश फ्लो जनरली नेगेटिव में होता है। इस वजह से इन्वेस्टर की जो चॉइस होती है, ये सारे स्टॉक्स बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें भी अलग-अलग कंपनियाज़ होती हैं, बहुत सारी कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो भी होता है। तो वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। लेकिन बसंत महेश्वरी जी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का प्रोसेस है, उसमें उस कंपनियों का इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं जिसमें प्रेडिक्शंस पावर बहुत ज़्यादा है। यानी जिसे हम प्रेडिक्ट कर पाएँ वो कितना डिविडेंड पे करेगी या आने वाले टाइम में कितना डिविडेंड पे करेगी, ये सारी चीज़ें अगर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जैसे माइनिंग की कंपनीज़ है, उसमें कॉपर की बात करें, तो उसके रेट हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों से उसके रेट फ्लक्चुएट होते हैं, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो उस समय पे उनके बारे में मतलब उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कहीं देखा जाए तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना वैसी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। हम एग्ज़ैक्टली नहीं निकाल पाते हैं। बसंत महेश्वरी जी इसमें ये भी बताते हैं कि सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो उस कंपनी में हम एक्चुअली प्रेडिक्ट जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो क्योंकि बहुत टाइम तक मार्केट में रह चुके हैं, तो वो अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो वो कंपनी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एग्ज़ैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वसंत माहेश्वरी जी कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कोई साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है। यानी वो हर
किसी में टाइम के बाद ही धीरे-धीरे ही आता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को एकदम एग्ज़ैक्ट समझना, एग्ज़ैक्ट निकालना इतना आसान नहीं है। उसके आस-पास के जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझिए, कोई स्टॉक का प्राइस है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ₹300 है, लेकिन वहीं पे मार्केट प्राइस ₹310 है। तो बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि उस टाइम पे हमें मेन चीज़ होता है, वो देखना होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 300 है, लेकिन जो स्टॉक के प्राइस है वो ₹310 है, यानी ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे प्रोडक्ट बना रही है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को समझ करके उस समय पे हम उस स्टॉक को भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ₹300 है, लेकिन जो उसका स्टॉक प्राइस है वो ₹400 है, तो वहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती है। वहाँ पे हमें सोचना ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद बसंत महेश्वरी जी लास्ट में यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड को समझना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट में, वो होता है कि उस समय पे उस कंपनी का, उस स्टॉक का क्या ट्रेंड है और उसको कितने टाइम तक हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना बताया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, जिसके कारण रिस्क कम रहता है। तो इन सारी चीज़ों को वसंत महेश्वरी जी ने कवर किया है। अगर बात करें बुल मार्केट और बेयर मार्केट के टाइम पे, तो क्या होता है कि जब बेयर मार्केट आता है, उस समय पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे गिर जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो उस समय पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो होती हैं, जो बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, जबकि उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो उस समय पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, तो हम एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उस समय पे ज़रूरी हो जाता है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक को समझना। उस जैसे बुल मार्केट में क्या होता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो या फिर कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो कम हो जाता है। उसके कंपेयर में जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि उस समय पे जो स्टॉक के प्राइस है वो ओवर वैल्यूड होते हैं। तो उस समय पे खरीदना सही नहीं होता है, यानी उस समय खरीद के हम अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर के निचोड़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ इस सेक्शंस का ये चैप्टर नंबर 9 ये सेक्शन ए था वो खत्म है। यानी आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे सेक्शन बी के बारे में, जिसमें हम अलग-अलग देशों में जो भी बुल मार्केट या बेयर मार्केट आए हैं, उनसे कंट्री कैसे रिकवर करी, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए इस बुक के रिव्यूज़ को। अगर आपके अंदर कोई सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।